ओके। तो अब तक हमने सबसे पहले किया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्कस कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ एक बेस बनाना होता है। ठीक है। हाँ, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन अगर होगी तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा एज पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हाँ, अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किसी सर्टेन ट्रांजैक्शन के हवाले से गाइडेंस मौजूद नहीं है या उसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम जाएंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ। लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझना इस वजह से जरूरी है क्योंकि उसी को बुनियाद बना के हमने तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, तमाम ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट्स बनाई हैं। एक हमने सबसे पहले किया था IAS 16, जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट कंपनी अक्वायर करे, इंटेंशन ये है कि हम उस एसेट को अपने बिजनेस यूज में लाएंगे, फिर या अपना ऑफिस उसमें चलाएंगे या मार्केटिंग करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या उसको गोडाउन बनाएंगे या उसमें फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन अगर कोई भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट कंपनी यूज में आएगा तो वो IAS 16 के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। फिर उसको इनिशियली कैसे रखा जाएगा, कौन कौन से खर्चे उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज किए जाएंगे, सब्सिक्वेंटली उसको हम कॉस्ट पे भी रख सकते हैं या हम उसको रिवैल्यूएशन पे भी रख सकते हैं। तो कॉस्ट पे रखेंगे तो डेप्रिसिएशन का क्या होगा, रिवैल्यूएशन पे रखेंगे तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का क्या होगा, ये सारी चीजें IAS 16 ने वाजे कर दी थी। हम नेक्स्ट आए थे IAS 40 की तरफ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ, उसमें वाजे ये था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मकसद शुड बी अ लैंड, बिल्डिंग और पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ, और अक्वायर किया गया है विद एन इंटेंशन ऑफ रेंटल इनकम एंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है। तो अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की है उसको रखा जाएगा एज पर IAS 40 अगर ऑब्जेक्टिव उसमें से किराया कमाना या उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करना है। ठीक है। हाल ही में शायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी गोल्ड खरीदती है, हम नॉर्मली अपने घरों में या खानदानों में देखते हैं गोल्ड क्यों खरीदा जाता है। गोल्ड क्यों खरीदते हैं? यूजेज के लिए, कंज्यूम करने के लिए? नो। हाँ, और अल्टीमेटली हम क्यों देते हैं? एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट है और कल को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो इसमें से हम पैसे रियलाइज कर देंगे और वैल्यू तो उसकी बढ़ती ही रहेगी। सवाल ये उठा कि अगर किसी कंपनी ने गोल्ड अक्वायर किया है और उसका ऑब्जेक्टिव गोल्ड से कैपिटल एप्रिसिएशन लेने का है कि आज हमारे पास पैसे हैं तो हम गोल्ड खरीद लेते हैं और इंशाल्लाह जब गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, महंगा हो जाएगा, वक्त आने पर हम उसको बेच देंगे। अब सवाल ये उठा कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गोल्ड को कौन से स्टैंडर्ड के तहत दिखाया जाना चाहिए। जब ढूंढा गया तो कोई भी स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा आपको कि अगर किसी भी कंपनी ने गोल्ड अक्वायर किया है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसको बिजनेस में यूज नहीं किया जाएगा गोल्ड को, यानी IAS 16 में नहीं जाएगा। IAS 40 में जाने के लिए उसका प्रॉपर्टी होना जरूरी है और प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? लैंड, बिल्डिंग और पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अब गोल्ड तो वो भी चीज नहीं है, लेकिन अगर इसको आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो पता चलेगा कि गोल्ड को क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन के इंटेंशन से लिया गया है तो गोल्ड को IAS 40 में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड ने वाजे नहीं किया। सही है। उसके बाद हम कौन से स्टैंडर्ड पे आए थे? IAS 16 हमने सबसे पहले किया था। ठीक है, उसके बाद हमने IAS 40 किया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
सॉरी, हाँ IS 38, ओके, IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स में हमने कुछ चीजें देखी थी कि वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए और उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और IS 36, ठीक है, ये हमने आई बिलीव लास्ट क्लास में IS 36 की एंड किया था। इंपेयरमेंट का मकसद क्या था कि जब भी किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम होगी कैरिंग वैल्यू से या कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से, तो ऐसे एसेट को हम इंपेयर करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई गुडविल है, यानी एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है, CGU है, कैश जनरेटिंग यूनिट है, तो हम उसको किस तरीके से इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे, उसका CGU बनाएंगे एंड लॉस को कैसे अपोर्शन किया जाएगा, वो हमने लास्ट क्लास तक किया था, ठीक है, यही था। अच्छा, हाँ IS 40 में आना चाहिए। हाँ हाँ, कोई भी चीज में पहली बात तो इंटेंजिबल नहीं होना चाहिए, हाँ टेंजिबल। इंटेंजिबल कोई भी होगा तो वो IAS 38 में जाएगा, ठीक है। IS 40 इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब उसने दो बातें कही हैं, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा गोल्ड, लेकिन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मीट कर रहा है, तो हम उसको कॉन्सेप्चुअली उसका हल निकालेंगे कि प्रॉपर्टी को IS 40 में क्यों भेजा गया है, लिहाजा उस हिसाब से फिर गोल्ड भी यहां जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे दिमाग तब लड़ाया जा सकता है जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफाई नहीं की। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफाई कर दी तो फिर दिमाग चलाने की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा है लीजर्स। एनी आइडिया लीज किसको कहते हैं? सुना है वर्ड कभी लीज? व्हाट इज लीज? फिर क्या सुना लीज के बारे में? नाम सुना है? क्या सुन के याद है? हाँ, ओके ओके। लीज का मकसद क्या? देखिए, नॉर्मली जो कंपनीज हैं उनको उबैद, इफ यू कुड प्लीज यूज योर माइक, अगर नींदों में हो रहे तो अलग बात है, लेकिन okay, so you're saying that we are purchasing an asset on credit. उबैद का कहना है कि हम एसेट को बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लेकिन उधार पर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसको क्लियर करते हैं कि क्या हम एसेट खरीद रहे हैं या नहीं। लीज को अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो इसको इतना हम समझ सकते हैं कि दिस इज टू फाइनेंस the use of an asset। हमें अगर कोई भी एसेट इस्तेमाल करना है तो सबसे ऑब्वियस वे है कि खरीद लो, सबसे ऑब्वियस वे था खरीद लो। लेकिन कंपनी क्या करती हैं, वक्तन फवक्तन बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती हैं। एज एन एग्जांपल, हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या हम मिसाल किसी शख्स की एग्जांपल ले लें कि उसने आज से 25 साल पहले, ठीक है, 25 years बैक फ्रॉम दिस डे, उसने कोई घर मकान किराए पे लिया था, लिहाजा उसने किराया तय किया, वो किराया देता आया, अपने लाइफ को उसने वहां से प्रोग्रेस किया। लेट्स से उसकी नौकरी भी वहीं लगी, फिर उसकी शादी भी वहीं हुई, उसकी फैमिली भी वहीं बनी, फिर उसके बच्चों ने यूनिवर्सिटी पास की वगैरह, कुछ भी एक बड़ा
सफर उसने तय किया 25 सालों की एज में या 25 सालों के टेन्योर में, लेकिन 25 साल के बाद लेट्स से उसको थोड़े बड़े घर की जरूरत पड़ती है, या वो लैंडलॉर्ड कहता है कि बस मुझे ये मकान बेचना है, लिहाजा तुम खाली करो। हुआ ये कि 25 साल में उस मकान के साथ उसकी यादें जुड़ी हैं अलग, लेकिन ये भी तो सोचेगा कि 25 साल में हर महीने मैंने इसका 15,000 या 20,000 रुपए किराया अदा किया है, तो इतने सालों से मैं जो पैसे देते आया उसका क्या? आप लोग बताएं उसका क्या? आप बोलेंगे उसका क्या? 25 साल बैठे थे ना प्रॉपर्टी में, तो जब तक आप बैठे थे तब तक आपने किराया दिया, आपने किराया दिया, हमने पोजीशन दी। अब आप पोजीशन खाली करो, आप किराया नहीं देना। लेकिन उसको कहीं ये फील हुआ कि 25 साल में मैंने बनाया तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो बैंक कि किसी अकाउंटेंट ने सोच दिया होगा या किसी बिजनेस प्लानर ने सोच दिया होगा कि ये तरीका अच्छा हो सकता है। मिसाल, आज कोई घर है जो कि हम समझते हैं कि 60 लाख रुपए के अंदर मिल सकता है, ठीक है। बैंक आपको कहती है कि तुम्हें घर चाहिए, वो बोलता है हाँ लेकिन खरीद थोड़ी सकता हूं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, इतने मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी मेरी इनकम नहीं है। तो बैंक उसको पूछता है कोई टेंशन नहीं है, अभी कहां रह रहे हो? वो कहता है अभी तो किराए के घर पे रह रहा हूं। अब किराए के घर में क्यों रह रहा हूं? क्योंकि मैं अपना अफोर्ड नहीं कर सकता। बैंक कहता है चलो जिस घर में तुम रह रहे हो वो कितने का है? आप कहते हो 60 लाख रुपए का। बैंक अब देखो तरीका क्या कहता है। बैंक ने कहा कि अगर ये 60 लाख रुपए मैं तुम्हारे ब्याज पे लैंडलॉर्ड को पे कर दूं तो घर अपना हो जाएगा। तो आप कहेंगे अपना नहीं आपका हो जाएगा। बैंक कहता हाँ यहां भी इतना भी ठीक है, लेकिन ये घर मैं आपकी कहने पे खरीदूंगा। आप मुझे रिक्वेस्ट दो कि मुझे ये घर खरीदना है, मैं 60 लाख रुपए एम्प्लॉयर को, उस लैंडलॉर्ड को देके घर खरीद देता हूं, कागजात मेरे पास रहेंगे, घर आपके पास रहेगा। आप कहते हो हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरे वजह से 60 लाख रुपए क्यों फंसा रहे हो? बैंक कहता है आप वो कहानी समझते हैं। बैंक ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक हाउसिंग स्कीम दी है, लोन स्कीम दी है, जिसके ऊपर हमें कहा गया है कि आप किसी भी जरूरतमंद को घर खरीद के दें या घर बनवाने में उसको लोन दें, उस पे आप उससे सिर्फ 8% सालाना मार्कर चार्ज करिएगा और आप उसको 20 साल तक का टाइम पीरियड दे सकते हैं। इन केस अगर उस बंदे ने डिफॉल्ट किया तो हम बैठे, लेकिन होना जरूरतमंद चाहिए। अब तरीका समझना। बैंक कहता है कि आपके वजह से मैंने 60 लाख रुपए फंसाए, अब आप 20 सालों तक मुझे मेरे 60 लाख रुपए भी दें और उसके ऊपर 8% मार्कअप भी दें। अब तरीका समझिएगा। एन्युटी फैक्टर निकालने आता है? एन्युटी फैक्टर, ठीक है। एन्युटी फैक्टर का मकसद क्या है कि अगर 20 सालों तक 8% का इंटरेस्ट रेट हो, एक होता है डिस्काउंट फैक्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हो कि अगर कोई कैश फ्लो मुझे 1 साल बाद होना है तो मैं उसको एज इट इज तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि 1 साल बाद का 1 रुपए की हैसियत नहीं रखेगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स लाख रुपए मुझे दे लेकिन 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद मिलने वाले लाख रुपए को आज मैं लाख रुपए की हैसियत नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई 2 साल का 1 रुपया आज के 1 रुपए का मुकाबला थोड़ी करेगा, तो 2 साल बाद का 1 लाख रुपया आज के कितने रुपयों के बराबर है, इसके लिए आप क्या करते हैं? डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं। लेकिन अगर वो आपको पहले साल में लाख, दूसरे साल में लाख, तीसरे साल में लाख, चौथे साल में लाख, पांचवें साल में लाख रुपए दे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप उस पर डिस्काउंट फैक्टर लगाते जाएं, या फिर क्योंकि कैश फ्लो कांस्टेंट है तो आप उस पर क्या लगा ले? एन्युटी फैक्टर लगा दे। होता है ना?
एन्युटी फैक्टर। मुझे बताया कि ये आंसर क्या आ रहा है, 8% का 20 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर। $9.819। ओके, वैसे क्या होता है कि कांस्टेंट कैश फ्लो से अगर एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। इक्वेशन के इस पार आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं एन्युटी फैक्टर को। तो एनुअल कैश फ्लो कितना आ रहा है? $6,111,222। चलो राउंड अप कर लेते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि आपने हर साल मुझे 6,11,125 रुपए देने हैं, ठीक है? अगर इसको मंथली कन्वर्ट करें अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो ये पर मंथ कितना बनेगा? इसको हम 12 से डिवाइड करें तो सही। चलो राउंडेड अप 50,930 रुपए। यानी अगर आप मुझे हर साल 50,930 रुपए देते जाएं तो 20 साल में ये घर आपका हो जाएगा। मुमकिन है कि आज से 20 साल के बाद ये घर जो आज 7 लाख रुपए का है, ये 5 करोड़ रुपए का हो। और बैंक को जब आप आखिरी साल की किस्त जमा करवाएंगे 50,930 रुपए की, और बैंक उस टाइम पे वो घर आपके नाम ट्रांसफर करेगा, लेकिन एक लम्हे के लिए भी बैंक को इस बात का अफसोस नहीं होगा कि 5 करोड़ रुपए की चीज मैंने 7 लाख रुपए में दे दी। बैंक को इस बात का अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने मकान के ऊपर कमाना ही नहीं था। बैंक का इंटेंशन क्या था? पैसों के ऊपर कमाना। अब आप देखें, आपसे बैंक हर साल कितने पैसे ले रही है? 6,11,125। कितने साल तक आप इसको देंगे? 20 साल तक ना, मल्टीप्लाई बाय 20 करो। आप बैंक को करीबन 1,22,22,500 रुपए दे रहे हैं इन टोटल। बैंक ने आपके ब्याज पे कितने पैसे लगाए थे? 60 लाख। और आप बैंक को दे रहे हैं 1,22,22,500। तो इस 20 सालों में बैंक ने ये डिफरेंस कमाया। कितना डिफरेंस है? $5 मिलियन 622 है। ओके, ये बैंक ने कमाया आपसे रिटर्न। प्रॉपर्टी बीच में क्या कर रही थी? फिर प्रॉपर्टी एक्ट कर रही थी एज ए सिक्योरिटी। वैसे अगर ये घर मैं आपको ना दिलवाता, आपके पास अपना घर होता, लेकिन आज आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती, तो आप घर बेचते ना, आप घर के कागजात मेरे पास गिरवी रखवा लेते, मैं आपको कर्जा दे देता। फिर जब आप ये कर्जा क्लियर करके मुझसे घर अपना वापस दे रहे होते कागजात, तो मेरे आंख में आंसू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं
प्रॉपर्टी के ऊपर रिटर्न नहीं कमाना था, मैंने रिटर्न किसके ऊपर कमाना था? इन्वेस्टमेंट, पैसों के ऊपर कमाना था। और बैंक के पास तो आप जैसों के, हमारे जैसों के पैसे रहते ही हैं। तो बैंक ये कहता है सारे के सारे कस्टमर एक साथ पैसे निकालने थोड़ी ना आएंगे, और इतनी टीम को लगाया हुआ है, हर बंदा अपने कस्टमर को, डिपॉजिटर को रेगुलरली फोन करता है, सलाम दुआ करता है कि सर पैसे रखवाइएगा, निकालिएगा नहीं, क्लोजिंग का वक्त है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए। तो सामने वाला भी सोचता है वैसे भी कौन सा खर्च है, अकाउंट में रखे हुए ना। तो मीनवाइल आपके पैसों से बैंक किसी को गाड़ियां दिलवा रही है, किसी को शॉपिंग करवा रही है क्रेडिट कार्ड पे, किसी को घर दिलवा रही है। आपको आपके उतने ही पैसे मिलेंगे जितने आपने दिए थे। अगर सेविंग अकाउंट में रखवा दिए तो 8% से तो कम ही देगी। तो बैंक बीच में क्या कर रहा है? एज एन इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा है और आपके पैसों से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, लीजेस को मजीद समझते हैं। एक हमने ये देखा इस ट्रांजैक्शन में कि एसेट को फाइनेंस करना था। आप लोगों को एक एसेट चाहिए था, लेकिन आप उसको खरीद नहीं पा रहे थे। इस्तेमाल आपने करना था घर, लेकिन आप उसको खरीद नहीं पा रहे थे। तो आपने क्या किया? उस एसेट के यूज को फाइनेंस करवा लिया मुझसे कि मैंने सोलर लगवाना है घर पे, लेकिन 5 केवी का सिस्टम 5 लाख रुपए का पड़ रहा है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन लोड शेडिंग ने परेशान किया हुआ है, बिजली के बिल ने परेशान किया हुआ है। मैं आपको कहता हूं कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको सोलर लगवा देता हूं, 5 लाख रुपए ना मैं दे देता हूं, घर पे लगाओ सोलर, जो बिल की बचत होगी आपकी वैसे भी। लेकिन मैंने आपके बिल की बचत से पैसे नहीं कमाने। मेरा कोई गरज नहीं आपके बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है, कितना कम होता है, कितना आप सुकून में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर देखूंगा कि अगर मैं आपसे 12% इंटरेस्ट चार्ज करूं सालाना, और आप मुझे किस्तें देते जाएं, इंस्टॉलमेंट देते जाएं, जिसमें आप मेरा किराया भी देते जाएं, इंटरेस्ट, और मेरे 5 लाख रुपए भी क्लियर करते जाएं, ठीक है? मैं आपसे पैसे कमाऊंगा मेरे पैसों पर। ऐसा हो कि मैं आपको सोलर लगवा के दूं, 1 साल के बाद वही सोलर सिस्टम 10 लाख रुपए का हो जाए, उसके इन्वर्टर महंगे हो जाए, उसकी प्लेट महंगी हो जाए, उसकी इंस्टॉलेशन महंगी हो जाए, लेकिन मुझे इस बात का कतई भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोलर सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की हैसियत में रखा है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसको हम कह रहे हैं लीज। लीज अब 2 तरह की आ रही है। पहला, लीज का तरीका होता है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में भी 2 पार्टीज हैं, एक जो एसेट का मालिक रहेगा, एक जो एसेट का यूजर रहेगा। जो एसेट का मालिक है वो पार्टी कहलाएगी लेसॉर। करेक्ट। और जो एसेट का यूजर रहेगा वो कहलाएगा लेसी। अब लेसॉर ने इसमें गेम क्या खेला है कि उसने एसेट को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की हैसियत दी है, एसेट को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की हैसियत दी है। लेकिन लेसॉर ने पैसे कहां से कमाने हैं? पैसों से, ठीक है? तो यहां पे रिटर्न जनरेट किया जाता है ऑन व्हाट? इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप लोगों के यहां आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, आप ये कहते हैं कि हमें अभी पैसों की जरूरत है, मुझे कारोबार में लगाने हैं या मुझे कोई पेमेंट करनी है,
तो मैं आपको कहता हूं कि बढ़ती हुई कीमतों में सोना ना बेचे। ठीक है, हमारी बैंक है जैसे जेएस बैंक है, आप गोल्ड फाइनेंस के थ्रू 90 मिनट के अंदर हमसे लोन लेके जाइएगा। ऐड देखी होगी ना, वो चाचा लेके आते हैं गोल्ड, बोले हाँ भाई क्या करना है, बोला मुझे गोल्ड फाइनेंस करना है, पैसे चाहिए। वो कहता है 90 मिनट शुरू, वो कलाबाजियां मारते मारते उसको 90 मिनट के अंदर चेक बना के देते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया। तो गोल्ड हमने जिस वक्त अगर लोन दिया, लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए तोला था, और जब चचा जी मुझे पैसे वापस देके अपना लोन क्लियर करवा के जाते हैं, अपना गोल्ड क्लियर करवा के जाते हैं, तब अगर तोला होता है 1,18,000 रुपए का, बैंक को इस बात का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड पे नजर बैंक ने नहीं डाली। तो गोल्ड मुझसे लिया क्यों? ऐसे सिक्योरिटी के, कल को आप इधर उधर हो जाते, मैं गोल्ड बिकवा देता। तो मैं आपके घर के कागजात रख रहा हूं, मैं आपकी गाड़ी के कागजात रख रहा हूं, मैं आपका गोल्ड अपने पास रख रहा हूं एज ए सिक्योरिटी। तो मैं जो आपको आज लोन दे रहा हूं, मैं लोन आपसे सूद समेत वापस लूंगा। ऐसे केस में रिटर्न किस पे कमाया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दूसरा तरीका, हम अगर हम अगर इस एग्रीमेंट को देखें कि लेट्स से ज़ेबस ने कहा था कि हमें भी कैंपस चाहिए और रूम्स चाहिए बहुत ज्यादा, 13-14 रूम्स तो हमें क्लासरूम्स के लिए चाहिए, फिर ऑफिसेज हैं, और ना भी ना तो तकरीबन 30-35 रूम्स तो चाहिए। तो कहा होगा किसी ने इसमें क्या बड़ी बात है, खरीद लो अपना। लेकिन ज़ेबस के अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम हैदराबाद में कर लें, पता नहीं इतना रिस्पॉन्स आए ना आए, या अभी हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने स्टेट लाइफ से बात की। अब ये बिल्डिंग किसकी है? स्टेट लाइफ की। तो स्टेट लाइफ हमारे इस एग्रीमेंट में कौन बना? लेसॉर। और हमने उससे बिल्कुल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम 5 साल तक आपकी इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करेंगे, इतना किराया होगा, ये टर्म्स होंगे, एसेट की क्लीनिंग हम करेंगे, मेंटेनेंस हम करेंगे, सिक्योरिटी हमारी होगी, लेकिन हमारी मर्जी होगी कि हम किसमें क्लासरूम बनाते हैं, किसमें ऑफिस बनाते हैं, लेकिन इतना किराया हर महीने हम आपको दिया करेंगे आइंदा आने वाले 5 सालों तक। तो ज़ेबस को क्योंकि एसेट चाहिए था, तो ज़ेबस ने क्या किया, इस एसेट को, यूज को फाइनेंस किया। ठीक है, उस यूज को फाइनेंस किया। अब सिलसिला क्या बना, 2 एंटिटीज इन्वॉल्व हुई। एक एंटिटी इन्वॉल्व हुई स्टेट लाइफ और दूसरी एंटिटी इन्वॉल्व हुई ज़ेबस। इस एग्रीमेंट में स्टेट लाइफ क्या बना? ओनर ऑफ द एसेट लेसा, और ज़ेबस क्या बना? यूजर ऑफ द एसेट लेसी। लेकिन स्टेट लाइफ ने अगर ये कैंपस बनाया होगा, लेट्स अज्यूम 4 अरब रुपए का, मान लेते हैं 4 अरब रुपए का बनाया होगा, और हमारी कस्टडी में जो फ्लोर है, लेट्स अज्यूम ये कंस्ट्रक्ट करवाने में स्टेट लाइफ को 40 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब स्टेट लाइफ हमसे जो किराया ले रहा है, क्या वो अपनी 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे ले रहा है, या अपनी प्रॉपर्टी का किराया हमसे ले रहा है? अब वो हमसे प्रॉपर्टी का किराया ले रहा है। अब उसको 40 लाख रुपए से गरज नहीं है, वो बोलता कि भाई मुझे अगर गवर्नमेंट की तरफ से तोहफे में भी मिलता ना ये किराया, में हमसे फिर भी चार्ज करता, और उतना ही चार्ज करता जितना मार्केट में चल रहा है। रेंटल इनकम है। लेकिन अब के बार वो जो लेसर है, रेंट जो कमा रहा है, रिटर्न जो कमा रहा है, वो किस पे कमा रहा है? अपने पैसों में नहीं कमा रहा, अब वो अपने एसेट पे कमा रहा है। इसको भी हम लीज कहते हैं, लेकिन इस लीज का हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग लीज। डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं कि अगर लेसर पैसों पे पैसे कमा रहा है तो वो फाइनेंस लीज है, लेकिन अगर
एसेट पे रिटर्न कमाना है तो उसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग लीज। तो कोई एसेट किराए पे लेना भी लीज है, ठीक है। तो जो क्लास की बिगिनिंग में डेफिनेशन हमारे सामने आई थी, दैट वाज कि हम एसेट को क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं। लीज का मकसद ये नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। अगर फाइनेंस लीज है तो उसमें देखो होगा क्या। फाइनेंस लीज में क्या होगा कि आपको गाड़ी चाहिए थी लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं थे। आपने पसंद किया कि ये जो एलांट्रा, ये नई गाड़ी सर ये खरीदना चाह रहा हूं। मैंने कहा भाई 40 लाख रुपए की है। तो आपने कहा सर बस यही तो प्रॉब्लम है। मेरा तो कोई टेंशन नहीं है, ये क्या बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पास है, मैं खरीद के देता हूं तुम्हें। तो आपके तो सब कमाता मैं हूं। अगर मैं 5 सालों की आमदनी जोड़ूंगा तो मुझे हर महीने लाख 1.25 लाख रुपए प्लस में होते हैं, लेकिन अभी 40 लाख रुपए लेकिन अभी मेरे पास 40 लाख रुपए नहीं है कि मैं एलांट्रा खरीद सकूं। मैं आपको वो गाड़ी खरीद के देता हूं। गाड़ी के कागजात, रजिस्ट्रेशन मैं अपने पास रखता हूं। आपको एनओसी देता हूं कि ये मेरी गाड़ी चला सकता है। गाड़ी को मेंटेन करना आपका काम है, गाड़ी के टैक्सेस जमा करना आपका काम है, गाड़ी को आप कहां लेके जाते हो ये आपकी मर्जी होगी। आप मुझे 5 सालों में मेरे 40 लाख रुपए और 40 लाख रुपए पे अप्लाई होने वाला इंटरेस्ट मार्कअप मुझे दे, गाड़ी आपकी। लेकिन 5 साल के बाद गाड़ी आप ही की होगी और आपका हक है, आप मांग सकते हैं कि भाई जब मैंने पैसे सारे दे दिए तो मेरे कागजात तुम मुझे दे। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने क्या किया है, अपने एम्प्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप दी है, या आप अपने एम्प्लॉइज को कन्वेंस देते हैं। अज्यूम है हम एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और हमारे टावर्स को चेक करने के लिए टेलीकॉम इंजीनियर्स को कभी इधर कभी उधर कभी कहीं भागना होता है। वो कहते हैं भाई हम तो कोई वैन में बैठ के थोड़ी जाएंगे, मुझे टेंशन नहीं है, मैं गाड़ी दे रहा हूं। अब हमारी कंपनी ये गाड़ियां खरीदती नहीं है। किसी के पास गाड़ी है उसको मैं कहता हूं कि आप अपनी गाड़ी हमारी कंपनी में लगा दें। हमारी कंपनी आपको 40,000 रुपए या 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे किया करेगी। ड्राइवर आपका होगा, गाड़ी आपकी होगी, जहां हमारा ये बंदा कहेगा वहां आपने लेके जानी। अब आपने अपनी गाड़ी किसको दी है? कंपनी को दी है, और कंपनी आपको हर साल 45 से 50,000 रुपए पे करेगी। और लेट्स अज्यूम हमने ये एग्रीमेंट 3 सालों का साइन कर लिया है, लेकिन 3 सालों के बाद गाड़ी का मालिक फिर भी कौन? मैं। भाई मैंने कब कहा था कि 3 साल के बाद गाड़ी आपको दे दूंगा? आपने मुझसे गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गाड़ी को मेंटेन करना मेरा काम था और आपको सर्विसेज देना मेरा काम था, ठीक है। लेकिन वहां पे मैं लेसोर जो रिटर्न कमा रहा हूं वो मैं गाड़ी के ऊपर रिटर्न कमा रहा हूं। मैंने वो गाड़ी 40 लाख रुपए की ली है, 35 लाख रुपए की ली है। मैं उस 35 लाख रुपए के ऊपर पैसे नहीं कमा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी गाड़ी के ऊपर पैसे कमा रहा हूं। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ओके। तो फाइनेंस लीज में क्या किया जाता है? पैसों के ऊपर पैसा कमाया जाता है, और ऑपरेटिंग लीज में क्या किया जाता है? एसेट के ऊपर पैसा कमाया जाता है। यस, ऑपरेटिंग में समझिए, बिल्कुल आप किराएदार ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक इस्लामिक कंसर्न आया था और आता है। इस्लामिकली पहली बात तो रिबा, सूद हराम है। दूसरा, मेकिंग मनी ऑन मनी इज हराम। पैसे के ऊपर पैसा कमाना भी हराम है। अच्छा, अब इस्लामिक बैंकिंग हुई शुरू। अब इस्लामिक बैंकिंग में हमने बेसिकली क्या करना चाहा कि बहुत सारे लोग
जो इस्लामिक कंप्लाइंट रहते हैं, शरिया के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं, वो हमें अपने पैसे नहीं दे रहे थे। और भाई साहब के पास पैसे हैं बहुत, कारोबार भाई साहब का बड़ा है, लेकिन सारा काम कैश में कर रहे हैं। मैं कहता ये इतने बड़े बाड़े का मालिक है, इतना बड़ा जमींदार है भाई साहब, ठीक है, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है अलाज साहब का, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हमें। तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इनके पैसे भी हमारे बैंक में पड़े हो। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि तौबा तौबा, क्या बातें कर रहे हो, हराम, मैं तो नहीं दूंगा बैंक में पैसे। हमने क्या किया, ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च कर दी। लेकिन हम पैसे ले तो लेंगे इनसे, आगे करेंगे क्या इन पैसों का, कहीं इन्वेस्ट तो कर लेना। अब आप किसी इस्लामिक बैंक में चले जाएं और उनको कहें कि मुझे गाड़ी चाहिए, क्या वो आपको गाड़ी लीज कर सकते हैं? कैसे करेंगे? वो आपके ब्याज पे 40 लाख रुपए स्पेंड करेंगे और आपसे 40 लाख रुपए के ऊपर सूद समेत पैसे लेंगे। सूद समेत पैसे वो कैसे ले सकते हैं आपसे? सूद तो इस्लामिक बैंकिंग में होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। हाँ, एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट अलाउड है, मनी बेस्ड इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। अब वो सिलसिले को चेंज करते हैं, वो कहते हैं देखो भाई, आपको गाड़ी चाहिए, मेरे पास पैसा है, हम दोनों शराकत करके, ठीक है, मुशावरत से, पार्टनरशिप करके एक गाड़ी ले लेते हैं। तो गाड़ी के आपके पास कितने पैसे हैं? आप कहते हैं अभी मेरे पास तो सिर्फ, हाँ हाँ, कम होते जाते हैं। हाँ, तो आपके पास अगर 30% पैसे हैं, आप 12 लाख अभी मुझे दे दें, 28 लाख रुपए मैं दे देता हूं, हमने कर लिया। अब आप मुझे पैसे देते जाएंगे, लेकिन उन पैसों को मैं इंटरेस्ट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा किराया है, सही है? तो 30% किराया, गाड़ी तो आप यूज करें ना, किराया तो 100% होगा, 70% किराया मुझे देना, 30% किराया आप खुद रखना। लेकिन वो किराए का नाम देके हम उसको इस्लाम में करते हैं। लेकिन तरीका देखा जाए कि अगर लेसोर ने रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाना है तो ऐसी लीज को हम क्या कहते हैं? फाइनेंस लीज। और अगर लेसोर ने एसेट के ऊपर रिटर्न कमाना है तो उसको ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही है कि आज अगर हमारी कंपनी ने कोई गाड़ी लीज करवाई है, मालिक उस गाड़ी का कोई और है, पैसे उसने दिए हैं, लेकिन हमारे दरमियान ये मुआहदा तय पाया कि मैं उसको हर साल 6 लाख रुपए किस्त जमा करवाऊंगा, इंस्टॉलमेंट जमा करवाऊंगा, 5 साल के बाद वो गाड़ी मेरी हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारी कंपनी ने फाइनेंस लीज में एंटर किया है। कौन सी लीज में एंटर किया? फाइनेंस लीज में एंटर किया। 5 साल तक ये गाड़ी कौन रिकॉर्ड करेगा? 2 ऑप्शन है। कानूनी तौर पे आप गाड़ी के मालिक नहीं हैं, लेकिन इस्तेमाल गाड़ी को आप कर रहे हैं। लीगल फॉर्म किसके पास है? लेसोर के पास। हमें यह देखना है कि सब्सटेंस किसके पास है, ठीक है, कंट्रोल किसके पास है। करेक्ट। तो हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कंट्रोल की हैसियत ज्यादा है। अब हम इसमें देख रहे थे कि कंट्रोल का मकसद क्या है, ठीक है।
कंट्रोल का एक तो मकसद हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। पहली बात ये आई कि उस एसेट में से इकोनॉमिक बेनिफिट लेने की एबिलिटी किसके पास है। गाड़ी को घर में इस्तेमाल करना है, ऑफिस में इस्तेमाल करना है, या हैदराबाद कराची रूट पे चलाना है, ये फैसला कौन कर सकता है, लेसी या लेसोर? लेसी, ठीक है। यानी उस गाड़ी के हवाले से जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो कौन ले सकता है, लेसी ले सकता है। दूसरा, कि कौन है जो उस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट किसी और को लेने से मना कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं किसी दिन ये लीज पे ली गई गाड़ी जिसका मैं मालिक नहीं हूं उसकी किस्त जमा करवाने बैंक जाऊं, जैसे ही किस्त जमा करके 15 मिनट के बाद बाहर निकलूं, देखूं गाड़ी नहीं है, बोले वो गाड़ी का नहीं, बोले मैनेजर साहब बच्चों को स्कूल से लेने गए। मैं बोलूंगा भाई क्या हो गया, पागल है? बोलेगा क्या हो गया भाई, गाड़ी आपकी है क्या? बैंक की गाड़ी है। इज इट पॉसिबल कि मैनेजर मेरी मर्जी के बगैर ये चाबी उठा के बोला एक गाड़ी तो हमारी फाइल में लगी हुई थी हम लेके चले गए? नो। कैन आई, हालांकि मैं किराए पे बैठा हूं, कैन आई restrict owner, even owner, from using the asset, from taking the economic benefit from the asset? Yes, if I cannot, तो इसका मतलब कंट्रोल मेरे पास नहीं है, लेकिन जब तक है कंट्रोल मेरा ही है। हमारे प्रेमिसेस लेट्स से समर में बंद होती हैं, या हम शाम को रात को 9 बजे के बाद बंद करके चले जाते हैं, क्या स्टेट लाइफ का कोई बंदा, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे प्रेमिसेस में दाखिल हो सकता है? भाई मालिक है, मालिक है ना, स्टेट लाइफ ही ओनर है ना इसका। लेकिन जब तक हमारी पोजीशन में है 5 सालों तक हम शाम को हालांकि ताले लगा के चले गए, लेकिन वो क्या इन गलियों में घूम सकता है? क्यों? क्योंकि ज़ेबिस उसको इन प्रेमिसेस को यूज करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप नहीं कर सकते। वो कह रहा वैसे भी आपका समझ चल रहा था, हमारे पास एक बड़ा ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया जिसमें मैं पूरी स्टेट लाइफ बिल्डिंग को इस्तेमाल करना पड़ गया, लिहाजा आपका ऑडिटोरियम भी खोल के हमने एक ट्रेनिंग करवा दी। वैसे भी आपकी क्लासेस कौन सी चल रही थी, हम क्या बातें नहीं करो लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि पहली बात तो उसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट लेने की एबिलिटी या पावर किसके पास है, और दूसरा कौन किसी और को ये एसेट इस्तेमाल करने से रोक सकता है। वो ही एसेट का कंट्रोलर होगा और वो ही एसेट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए, ठीक है। अच्छा, अब पहला केस देखो क्या था। फाइनेंसिंग लीज में ऐसा होता कि एसेट के वक्ती तौर पे मालिक तो आप है, लिहाजा अगर हमने एलांट्रा 40 लाख में खरीदी, मैंने आपको 40 लाख का 30% 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी, बाकी आपने 28 लाख रुपए का कर्जा मुझे दिया मेरी गाड़ी के ऊपर, मैं आपको 28 लाख रुपए 5 सालों में सूद समेत वापस करूंगा और 5 साल के बाद गाड़ी आप मुझे दे देंगे एज इट इज कागजात। अगर ऐसा हो जाता है कि इन 4 सालों में, इन 5 सालों में 40 लाख की गाड़ी 60 लाख रुपए की हो जाती है, फायदा किसका होगा, लेसोर का या लेसी का?
क्योंकि अब अगर गाड़ी की वैल्यू बढ़ भी जाती है, इनवॉइस बढ़ भी जाती है, मार्केट वैल्यू बढ़ भी जाती है, तो लेसॉर अब ज्यादा पैसे नहीं चार्ज कर सकता। लेसॉर उतने ही पैसे चार्ज कर सकता है जितना पहले दिन मुआहदे में तय किया गया। ऐसा इसी तरीके से अगर हमने यहां 40 लाख की गाड़ी बुक की, पैसे दिए, गाड़ी मैंने ली, किससे फिक्स की, पीछे क्या हुआ, गाड़ी की वैल्यू डाउन हो गई, पता चला कि इसकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, और वो गाड़ी की वैल्यू आके 32 लाख पे गिर जाती है, नुकसान किसका होगा? ठीक है, पहला फेज ये था। तो पहले फेज में लीजेस को डील करता था IAS 17 जो कि ये कहता था कि फाइनेंस लीज में क्योंकि हमने उधार पे ही एसेट खरीदा है, भाई एसेट तो मैंने आपसे खरीद लिया, ये बात तय है, रह गए पैसे वो मैं आपको 5 साल में दे दूंगा, रह गए पैसे मैं आपको 5 साल में दे दूंगा। इस लीज को हम क्या कहते थे? फाइनेंस लीज। और फाइनेंस लीज में एसेट कौन रिकॉर्ड करता था? लेसी। और ऑपरेटिंग लीज में मैं आपको कितने साल का किराया देता कि एसेट मेरा हो जाता? नो लिमिट। कयामत भी 25 साल तक, 20 साल तक मैं आपको किराया देता रहता, लेकिन आप 25 साल के बाद कहते कि भाई खाली करो, मुझे बेचनी। हम भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया, फड्डा हो गया, लिहाजा ये मकान हमें बेच के इनकैश करवाना है। हम कहेंगे यार ऐसे तो नहीं करो, बोला क्या करें, मेरे बड़े भाई मान नहीं रहे, लिहाजा हमें तो बेचना है। हम खाली करेंगे और एक ईंट भी नहीं उठा सकते वहां से, ठीक है, उस मकान से जहां हम 25 साल रहे हैं, 30 साल किराया दिया है, तोड़ के एक ईंट भी नहीं निकाल सकते कि याददाश्त के लिए लेके जा रहा हूं, ठीक है नॉट। ऑपरेटिंग लीज में आप किराएदार हैं, आप एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एसेट का मालिक भी कोई और है। भाई अगर स्टेट लाइफ या किसी मकान में आप लोग रह रहे हो, या किसी मकान में कोई दूसरा बिजनेस चल रहा हो, अगर उस दिन उस मकान की हैसियत 2 करोड़ रुपए थी, बाद में वो मकान 2.5 करोड़ का हो जाता है, 4 करोड़ का हो जाता है, 6 करोड़ रुपए का हो जाता है, फायदा किसको होगा? और को किराएदार को तो उल्टा नुकसान हो सकता है कि इसका किराया बढ़ जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कल को रेलवे डिपार्टमेंट इस प्रॉपर्टी के ऊपर केस करता है, कहता है कि पटड़ी के बिल्कुल साथ ही साथ है, और पटड़ी के 400 किलो जैसे 400 फुट तक या 500 फुट तक जितनी भी जमीन है वो रेलवे की है, और खुदा ना खास्ता वो केस रेलवे जीत जाता है, स्टेट लाइफ को कहता है कि भाई खाली करो, तुम्हारा नहीं ये हमारा है, और कोर्ट ये फैसला दे देती है कि ये जमीन कब्जे की है, लिहाजा या तो इसको डिमोलिश करेंगे या तो रेलवे की पोजीशन में आ जाएगी। नुकसान किसका होगा? जबरदस्त का या स्टेट लाइफ का? स्टेट लाइफ। वैल्यू बढ़ जाए अगर तो फायदा भी किसका? स्टेट लाइफ का। और वैल्यू गिर भी जाए अगर, नुकसान भी उसका, इस केस में। लेकिन अगर केस ये वाला होता था, ठीक है, तो फिर लेसी के गले में था। IAS 17 पहले डील करता था विद लीजेस, और ये कहता था कि फाइनेंस लीज में लेसी एसेट रिकॉर्ड करेगा और ऑपरेटिंग लीज में लेसोर एसेट रिकॉर्ड करेगा। लेकिन रिसेंटली इसको चैलेंज किया गया और IAS 17 को खत्म करके हम उसकी जगह पे लेके आ गए हैं IFRS 16। ठीक है, तो स्टैंडर्ड IFRS 16 लीजेस, दिस इज वेरी रिसेंट स्टैंडर्ड और अपडेट हुआ है और हम अपडेटेड ही पढ़ रहे हैं। इस केस में
लीज बेसिकली कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके। सो लीज को अगर हम समझें तो इसने कहा कि दिस कैन बी ए कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं लीगली एक एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअली एग्रीड होता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान। तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे करने का मकसद आप समझते हैं, ठीक है। कन्वे राइट टू यूज एंड आगे मैंने वर्ड क्या लिखा है, अंडरलाइन एसेट। लीज के लिए यह बात जरूरी है कि एसेट को स्पेसिफाई कर दिया जाए। तो हमने वर्ड क्या यूज किया, अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट का मकसद हमारे एग्रीमेंट के दरमियान एसेट स्पेसिफाइड होना चाहिए। मिसाल, आपका एक बैंक्वेट है, ठीक है, मेरे पास जनरेटर है, हमारी कंपनी सीमेंस कंपनी है लेट्स से, वो आपके बिजनेस को पावर बैकअप देती है। होता यह है कि मैं आपको, हम एग्रीमेंट करते हैं कि 2 साल तक हमारी कंपनी आपके बैंक्वेट को पावर बैकअप देगी, जिसका आप हर महीने हमें एक सर्टेन अमाउंट दिया करेंगे। मैं आपके बैंक्वेट पे 500 केवीए का एक जनरेटर रखवा देता हूं। जब भी आपके यहां कोई तकरीब होती है, आप वो जनरेटर चला के उसको यूज कर देते हैं। होता यह है कि मैं ये कहता हूं कि अगले हफ्ते में आपके पास क्योंकि कोई तकरीब नहीं है, कोई खास बुकिंग नहीं है, तो मैं ये वाला जनरेटर उठा के एक दूसरे क्लाइंट के पास भिजवा देता हूं। सवाल ये उठेगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमने वो जनरेटर स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला जनरेटर आपकी कंपनी मेरी कंपनी को देगी और जिसके तहत आप आइंदा आने वाले 2 साल में हर महीने मुझे 60,000, 70,000 या लाख रुपए दिया करेंगे, तो मैंने आपको जनरेटर इस्तेमाल करने का अख्तियार क्या कर दिया है मेरा जनरेटर, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का राइट, अख्तियार मैंने क्या कर दिया, आपको कन्वे कर दिया। लेकिन शर्त यह है कि वो एसेट क्या होना चाहिए। अगर मैं लेसो अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए इस एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, अगर मैं लेसो अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, मैं कहता है आपके पास तकरीब वैसे भी 50 बंदों की है, तो एक काम करता हूं, मैं आपके यहां ना 25 केवी का जनरेटर रखे जाता हूं, ये 500 केवी का जनरेटर मुझे एक और जगह पे चाहिए। इफ आई कैन डू दिस,
तो हमने बेसिकली जनरेटर पे फोकस नहीं किया है, हमने पावर बैकअप पे फोकस किया है। लिहाजा मेरा काम आपके बिजनेस को पावर बैकअप देना है, ना कि वो जनरेटर देने का है। अगर हमने पावर बैकअप के ऊपर एग्रीमेंट किया है तो दैट इज नॉट अ लीज, दैट इज अ सर्विस एग्रीमेंट। मेरा काम आपको पावर बैकअप की सर्विस देने का है, और आप जो लाख रुपए मुझे हर महीने दे रहे हैं वो जनरेटर के नहीं दे रहे, वो सर्विस की चार्जेस दे रहे हैं फॉर द पावर जनरेशन या द पावर बैकअप। लेकिन अगर हमने एग्रीमेंट में वो 500 केवीए का जनरेटर स्पेसिफाई कर दिया, अगर हमने गाड़ी स्पेसिफाई कर दी कि ये वाली गाड़ी के मालिक तो आप है, लेकिन ये इस्तेमाल हमारे में रहेगी, जिसके हम आपको 45 या 50,000 रुपए हर महीने दिया करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कभी कोई गाड़ी भेज दूं, कभी कोई गाड़ी भेज दूं, और आपको कहूं कि यार आपको गाड़ी से क्या है, इतना मैं ख्याल करूंगा कि गाड़ी खटारा खराब ना हो, रास्ते में धोखा ना दे, हीटअप ना हो जाए, प्रॉब्लम ना करे, वो ख्याल करना मेरा काम है। लेकिन आपके इंजीनियर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है ना, वो मैं करवा लूंगा, वो मेरी मर्जी कैसे करवाता हूं। ठीक है, सवाल उठा कि हम दोनों के दरमियान जो गाड़ी का एग्रीमेंट हुआ है, क्या वो गाड़ी का एग्रीमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन का एग्रीमेंट है। अगर कि मेरा काम आपके इंजीनियर्स को जब जिस साइट पे जाना हो वहां पहुंचाना है, तो हमने एसेट को स्पेसिफाई नहीं किया, और अगर एसेट को स्पेसिफाई नहीं किया तो ये लीजेस के एरिया में नहीं आएगा। क्लियर है बात? हाँ, लीज के लिए क्या जरूरी है कि एसेट स्पेसिफाइड होना चाहिए, और स्पेसिफाइड एसेट होने का मकसद कि ऑनर अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट, आगे क्या कहता है, फॉर अ पीरियड, अब एक टाइम के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल, इस टाइम पीरियड को हम अपनी जुबान में नाम देंगे लीज टर्म। क्या देंगे? लीज टर्म। लीज टर्म का मकसद हमारे कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया, ठीक है, उसकी मुद्दत कितनी है। तो हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसको हम कहते हैं लीज टर्म। तो 5 साल है, 20 साल है, 3 साल है, 2 साल है, जो भी है, जितने अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसको हम लीज टर्म कहेंगे, अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ पेमेंट या कंसिडरेशन। मैं आपको मेरा एसेट इस्तेमाल करने का अख्तियार दूंगा, और आपके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि आपने मुझे पैसे देंगे। IFRS 16 में फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज की ट्रीटमेंट के दरमियान जो डिफरेंस था वो खत्म कर दिया। किसने? IFRS 16 ने। IAS 17 ने ये डिफरेंस क्रिएट किया था, और ये कहा था कि फाइनेंस लीज होगी तो लेसी एसेट रिकॉर्ड करेगा, ऑपरेटिंग लीज होगी तो लेसर एसेट रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अब ऐसा गेम नहीं है। अब क्या होगा?
लेसी राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करेगा और राइट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा जो उसने पेमेंट्स कर दी है, ठीक है, फॉर ऑल लीजेस, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो चाहे वो फाइनेंस लीज हो, लेसी अपने पास एसेट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन लेसी अपने पास ओरिजिनल एसेट रिकॉर्ड नहीं करेगा। बिल्कुल, अब ये डिफरेंस भी खत्म हो गया कि आखिर में एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन आगे मैंने आपको एक चीज बताई कि ओरिजिनल एसेट में नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मिसाल, एक मशीन है या एक प्लांट है जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 इयर्स है, लेकिन हम उस मशीन को 4 साल के लिए लीज करवा लेते हैं, ठीक है। तो हम कितने सालों का किराया देंगे? 4 सालों का। बाकी 6 साल एसेट हमारा नहीं होगा, वो लैंडलॉर्ड का ही होगा। अगर स्टैंडर्ड मुझे ये कह दे कि क्या फर्क पड़ता है कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, मशीन आप ही रिकॉर्ड करो, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी मशीन उठा के अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकता हूं? आप खुद देखें कि ज़ेबस की अगर अपनी सारी बैलेंस शीट बिलियंस ऑफ रुपीस में ना भी हो, लेकिन अगर स्टेट लाइफ की ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें हम किराएदार की हैसियत में बैठे हैं, अगर ये हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा दें, कुर्सियों की क्या हैसियत होगी, एसीओ की क्या हैसियत होगी, इन बोर्ड डाइट्स की क्या हैसियत होगी? हमारी बैलेंस शीट में तो सबसे महंगा एसेट हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन मजे की बात प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, लेकिन हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि देखने वाला कहेगा यार ज़ेबस ने बड़ी तरक्की कर दी, कितना तो स्ट्रांग बैलेंस शीट है उसकी, लेकिन एसेट तो हमारा है ही नहीं। तो अगर इस प्रॉपर्टी की लाइफ 100 इयर्स है और ज़ेबस ने इसको अगर 10 इयर्स के लिए लीज किया हुआ है, तो मैं बाकी 90 इयर्स का एसेट किस एसेट में दिखाऊंगा अपने पास? ये तो गलत है। इसलिए मैंने कहा कि हम ओरिजिनल प्रॉपर्टी को या ओरिजिनल मशीन को अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, हम रिपोर्ट करेंगे राइट ऑफ यूज, कि उस मशीन को इस्तेमाल करने का जितना अख्तियार हमारे पास है हम सिर्फ वो दिखाएंगे। ठीक हो गया? कैसे दिखाएंगे अब उसकी बात करते हैं। हम अपने पास दिखाएंगे एक लीज लायबिलिटी। व्हाट इज लीज लायबिलिटी? कि आपने कितने पैसे देने हैं। तो लीज लायबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज
पेमेंट जो कि लेसी ने पे करनी है। पहला सवाल आता है कि हम लीज टर्म कितना अज्यूम करेंगे। ठीक है, पहला सवाल आता है कि हम लीज टर्म कितना अज्यूम करेंगे। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। पहला, एक इस लीज के अंदर होता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। मिसाल, मैं आपसे एक प्रॉपर्टी लीज पे लेता हूं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ स्पेसिफिकेशन रखता हूं कि क्योंकि मैं इसमें अपनी बैंक की ब्रांच बनाऊंगा, लिहाजा उसके लिए मुझे आपने इमरजेंसी एग्जिट बना के देना है, एटीएम के लिए मुझे अलग आपने स्पेस बना के देना है, और अंदर मुझे इस जगह की टाइल्स करवा के देनी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के देने हैं। आप कहते हैं इतना खर्चा मैं आपके लिए करूं, तो हम कहेंगे जाहिर सी बात है, आपकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो लैंडलॉर्ड कहता है अगर आपके कहने पे मैं इतना मॉडिफाई करूंगा ना अपनी प्रॉपर्टी को, तो ऐसा ना हो कि महीना डेढ़ 6-8 महीने साल सवा के बाद आप छोड़ के चले जाओ, मेरे तो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं रहेगी। हम कहते हैं नहीं, हम आपसे 6 साल का एग्रीमेंट साइन करें, हम आपसे 6 ईयर्स का एग्रीमेंट साइन करें। वो कहता है अच्छा, फिर 6 साल के बाद तो हम आपस में तय करते हैं कि हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आप ओके करें तो आप कहते हैं हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो मुझे तो किराया कमाना है। अच्छा, अब हम दोनों के दरमियान मुआहदा ये तय पा गया कि 6 साल प्राइमरी पीरियड है, 4 साल सेकेंडरी पीरियड है। यानी अगर हम दोनों का कंसेंट बना तो 6ठे साल के आखिर में हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे। मजीद कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। सवाल उठा, आप इस प्रॉपर्टी को 6 साल तक इस्तेमाल करेंगे या 10 साल तक? लिहाजा आप जो मुझे किराया देंगे, आप जो मुझे इंस्टॉलमेंट देंगे, वो 6 साल के लिए देंगे या 10 साल के लिए देंगे? आप कहेंगे 6 तो प्राइमरी है, बाकी 4 देखेंगे। ठीक है, अच्छा। लैंडलॉर्ड कहता है अच्छा, पहले 6 साल में हमने ये रखा हुआ है कि जब भी किसी को प्रॉपर्टी खाली करनी या करवानी होगी, वो 3 महीने का नोटिस देगा। 3 महीने पहले बता देगा कि हम आपकी प्रॉपर्टी खाली करवा रहे हैं, कर रहे हैं, या लैंडलॉर्ड बोलेगा 3 महीने पहले कि आप ये मेरी प्रॉपर्टी खाली करें। लेकिन लैंडलॉर्ड को क्योंकि इनसिक्योर 6 सालों में से जो पहले 4 साल हैं वो नॉन कैंसिलेबल, यानी अगर मैंने पहले 4 साल में कभी आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट की भी, तो कम से कम 4 सालों का किराया तो मैं आपको दे दूंगा। जब भी खाली करूं, आपने टेंशन नहीं लेनी है। पहले 4 साल तक मैं इस लीज को टर्मिनेट, कैंसिल नहीं कर सकता। अगर किया तो भी पूरे 4 साल का किराया तो मैं आपको देके दूंगा। ठीक है, तो लीज टर्म अब 3 चीजें आती हैं। क्या मैं इस प्रॉपर्टी को 4 साल तक इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं इस प्रॉपर्टी को 6 साल तक इस्तेमाल करूंगा?
या मैं इस प्रॉपर्टी को 10 साल तक इस्तेमाल करूंगा। 4 साल क्या है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। 6 साल क्या है? प्राइमरी पीरियड है। 10 साल क्या है? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी पीरियड है। तो स्टैंडर्ड से पूछते हैं कि भाई हम कितने टाइम का रिकॉर्ड करें। स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई नॉन कैंसिलेबल पीरियड 4 साल तक तो लीज टर्म है ही है, ठीक है, प्लस ओके, पहला आ गया कि 4 साल तो आप रखे ही रखे। मैं कहता हूं अच्छा हमारा प्राइमरी पीरियड तो 6 साल का है, तो कहता है कि बाकी के 2 साल भी प्लस कर देना। अगर कैंसिल करेंगे इसके चांसेस लीस्ट लाइकली है, रिमोट है, ठीक है। तो आज हम डिटरमिन करेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को कितने साल तक इस्तेमाल करने वाले हैं। 4 साल तो कहीं नहीं गए, बाद के 2 साल भी हम कहते हैं कि हम रहेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम कैंसिल करेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो हम लीज टर्म कितना मानेंगे? 4 साल प्लस 2 साल, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूं एग्जाम्पल में 4 ईयर जो कि नॉन कैंसिलेबल थे और 2 ईयर जो प्राइमरी पीरियड के बाकी साल थे। अब आप पूछते हैं कि बाद के 4 सालों का क्या किया जाए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि हम सेकेंडरी पीरियड को भी इसके अंदर शामिल कर देंगे अगर के रिन्यूअल हाईली प्रोबेबल है, यानी इफ इट इज हाईली प्रोबेबल कि हम रिन्यू करेंगे। अच्छा, सवाल उठा कि हम लीज टर्म कितने इयर्स को मानेंगे। तो स्टैंडर्ड का भाई 4 साल तो गारंटीड है, बाद के 2 साल भी शामिल कर देना अगर आपके कैंसिलेशन का कोई सीन नहीं है, कोई मूड नहीं है, ठीक है। और रिन्यूअल भी शामिल कर लेना अगर आपका एक्सपेक्टेड है कि हम रिन्यू करेंगे तो टोटल हमारा लीज टर्म कितना हो जाएगा। लेकिन अगर आप अनसर्टेन है रिगार्डिंग द रिन्यूअल तो उसको आप शामिल नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा, हमने एक तो पे करनी होती है इंस्टॉलमेंट जो कि हम आपको हर साल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्रीमेंट में ऐसा तय हो सकता है कि 6ठे साल के आखिर में आप अगर चाहें तो मुझसे ये एसेट इतने पैसे देके खरीद सकते हैं। अब ध्यान देना, मशीन की लाइफ 10 साल है जिसमें 6 साल आपने मुझसे लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ है कि 6ठे साल के आखिर में आप मुझे 5 लाख रुपए देकर यह मशीन खरीद भी सकते हैं। और अगर इट इज हाईली प्रोबेबल कि आप मशीन खरीदेंगे तो आप मशीन से बेनिफिट कितने साल लेने वाले हैं। रिपीट करता हूं, मशीन की लाइफ 10 साल है, हमारा मुआहदा 6 साल का हुआ है, लेकिन यह लिखा हुआ है कि 6ठे साल के आखिर में आप 5 लाख रुपए देकर मशीन अपने नाम करवा सकते हैं।
और आपके मुताबिक मशीन की वैल्यू छठे साल के आखिर में नहीं भी नहीं तो 16 लाख रुपए होगी, लेकिन मैं आपको कितने में दूंगा? 5 लाख में। आप छोड़ेंगे? नहीं। आप मशीन से बेनिफिट कितने साल लेने वाले हैं? 10 साल या 6 साल? 10 साल। देखो, क्योंकि आप उसको बाय कर लेंगे तो पहले 6 साल आप रहेंगे बहैसियत एक टेनेंट, और बाकी 4 साल आप उसको यूज करेंगे बहैसियत एक ऑनर। लेकिन मशीन से इकोनॉमिक बेनिफिट आप पूरा कितना लेंगे? 10 साल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक तो आप लेते हैं मुझे देंगे इंस्टॉलमेंट, दूसरा आपने मुझे देनी है गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू। और अगर ये प्रोबेबल है, इसके ज्यादा चांसेस हैं कि आप एसेट को खरीदेंगे ही, तो उसको भी आज आप अपनी लायबिलिटी का हिस्सा मान लेंगे। एक हमने क्या रिकॉर्ड करना है? लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, ये तो होगा क्रेडिट। डेबिट हम क्या करेंगे अपने पास? राइट ऑफ यूज एसेट, ROU एसेट। ठीक है, हम ओरिजिनल मशीन को अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन मशीन को जितने साल इस्तेमाल करने का अख्तियार आपके पास है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा? जितने की लीज लायबिलिटी है उतने पे एसेट रिकॉर्ड होगा। प्लस करेंगे अगर इसमें आप कोई एडवांस दे चुके हैं तो डाउन पेमेंट या अपफ्रंट पेमेंट। तो जितने की लीज लायबिलिटी है आप वो तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जितनी डाउन पेमेंट आप दे चुके हैं एडवांस में वो भी रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा लीज को अरेंज करने में अगर आपने कोई कॉस्ट बेयर की है तो वो कॉस्ट भी जिस तरह हम IAS 16 में करते थे कि अगर मैंने बाय एंड ऑफ लीज टर्म एसेट को डिसमेंटल करके देना है या साइट को रिस्टोर करके देना है, तो उस कॉस्ट की जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो भी मैं एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूंगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन हमने ये लिया है कि लाइटर लिमिटेड एक कंपनी है, तो उसने एक मशीन लीज करवाई है। लीज करवाते ही 14 लाख रुपीस तो उसने एग्रीमेंट साइन करने पे दे दिए। जो पैसे कंपनी या लेसी
एडवांस में पे करता है उसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। क्योंकि ये अमाउंट लेसी ऑलरेडी दे चुका है तो ये उसकी लायबिलिटी का हिस्सा तो नहीं बन सकता। अच्छा, आगे कहानी ये है कि इसने एग्री फिर ये किया है कि हम हर साल 3.5 लाख रुपए दिया करेंगे और आइंदा आने वाले 5 साल। तो दो तरह की पेमेंट होगी, एक 14 लाख रुपीस की अपफ्रंट पेमेंट होगी और 3.5 लाख रुपए की एनुअल पेमेंट होगी। मशीन की वैसे जो लाइफ है वो 8 साल है, लेकिन हमने लीज कितने टाइम के लिए की? 5 साल के लिए। तो 5 साल तो गारंटीड है। आगे की बात यह है कि या तो हमारी कंपनी इस लीज को एक्सटेंड कर सकती है, रिन्यू कर सकती है। कितने साल के लिए? फॉर फर्दर 3 ईयर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4 लाख रुपए हर साल देना होगा। तो पहले 5 साल का किराया 3.5 लाख है, और अगर आप बाद के 3 साल भी लेना चाहें, पहले 5 साल का किराया हो गया 3.5, और अगर बाद लेना चाहें, रखना चाहें एसेट को, तो आप 4 लाख रुपए देके लीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसने हमें ये दिया है कि या आप एक साथ ही 9,95,000 रुपए देकर मशीन को खरीद लेना। ठीक है। अच्छा, अब हमारे सामने 3 चीजें हैं। पहला कि 5 साल के बाद हम आपसे बात करना बंद कर दें। मुमकिन है भाई, सेकेंडरी पीरियड के लिए मैं नहीं जा रहा। पहला ऑप्शन, मैं 5 साल के बाद आपसे बात करना बंद कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन कि 5 साल के बाद भी मैं एसेट को कंटिन्यू करूंगा और हर साल 4-4 लाख रुपए दूंगा। तीसरा कि 5वें साल के आखिर में 9,95 देकर मैं आपसे मशीन बाय कर दूंगा। अब 3 पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। लीज में जो इंटरेस्ट है वो 10% है। पहली पॉसिबिलिटी, मैंने कहा कि आज हमें पता है कि लाइटर विल नॉट कंटिन्यू आफ्टर प्राइमरी पीरियड, तो हम लीज टर्म कितने सालों का मानेंगे? 5 साल। ठीक है। अच्छा, दूसरा, लाइटर विल रिन्यू द लीज फॉर सेकेंडरी पीरियड, और अगर हम रिन्यू करते हैं तो लीज टर्म कितना होगा? 8 साल। 5 साल प्राइमरी, 3 साल सेकेंडरी। या फिर तीसरा कि मैं आपसे 5वें साल के आखिर में मशीन खरीद लेंगे, तो हमारा लीज का टाइम कितना रहेगा? वो 5 साल है, लेकिन मशीन से बेनिफिट आप कितने साल लेंगे? 8 साल। ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। पहले केस में अगर मैं 5 साल के बाद आपसे राब्ता मुनक़ता कर दूंगा, मेरा काम ही ना जाए, तो हम मशीन को कितने साल के लिए रिकॉर्ड करेंगे? 5 साल के लिए रिकॉर्ड करेंगे। पहले आप रिकॉर्ड करेंगे लीज लायबिलिटी। सवाल उठा कि जो 14 लाख रुपए मैंने एडवांस में दिए हैं, क्या उसको मैं अपनी लायबिलिटी में दिखाऊंगा? नहीं भाई, दे चुके। चलो, दूसरा, बाद में जो 3.5 लाख रुपए हर साल मैंने देने हैं, कि क्या इसको मैं अपनी लायबिलिटी में दिखाऊंगा? यस, क्योंकि आपने एग्री किया है कि आप हर साल 3.5 लाख रुपए जमा करेंगे, अदा करेंगे। लेकिन ये 3.5 लाख रुपए मैं आज तो नहीं दे रहा ना, ये पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में करके दूंगा। तो क्या ये 3.5 लाख ही होंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 14 लाख रुपए तो मैंने आज दिए, वो तो 14 लाख है, लेकिन 3.5 लाख जो मैं एक साल बाद दूंगा, आज के हिसाब से उसकी हैसियत 3.5 लाख तो नहीं होगी। बेसिकली क्या होता है, इस पे 1 साल का किराया लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। हम क्या करेंगे? लीज लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट। आपने हर साल कितनी पेमेंट करनी है? 3.5 लाख। कब से कब तक? 5 ईयर्स तक। तो क्योंकि हर साल में सेम 3.5 लाख रुपए जमा कराऊंगा, मैं 3.5 लाख रुपए को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए एन्युटी फैक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूं। यस, डिस्काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि ये कैश फ्लोज क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। हम एनडी फैक्टर लगाएंगे 10% फॉर
5 ईयर। ठीक है, एनुअलिटी फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस आई और माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, वैसे आप कितनी पेमेंट करेंगे? 5। एवरेज के हिसाब से हम कहते हैं ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4 प्लस ईयर 5। हम हर साल को 1 मानते हैं मैथ्स में, तो हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके 5 पे पहुंचते हैं। एनुअलिटी फैक्टर कहता है हर साल को 1 क्यों बोल रहे हो भाई? सिर्फ ईयर 0 1 है, ईयर 1 1 नहीं है। ईयर 1 है 0.909, ईयर 2 है 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। तो आप 1 1 1 1 1 क्यों प्लस कर रहे हो? टाइम वैल्यू ऑफ मनी हर साल को 1 नहीं बोलता, सिर्फ ईयर 0 को 1 बोलता है, ईयर 1 को 1 नहीं बोलता, ईयर 2 को 1 नहीं बोलता। क्लियर है? अच्छा, तो आज के हिसाब से हम 5 साल में कितनी पेमेंट करेंगे? 1326 500। हमने 13,26,500 रुपए सिचुएशन ए में, जहां हम प्राइमरी पीरियड के बाद भाग जाएंगे, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी 13,26,500 रुपए। अच्छा, दूसरा क्या रिकॉर्ड करेंगे? राइट ऑफ यूज एसेट, वो कितना रिकॉर्ड करेंगे? हम एक रखेंगे लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी कितनी है? 13,26,500 प्लस इसमें करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आप कितनी कर चुके हैं? 14 लाख। भाई एसेट तो है ना मेरा, डायरेक्ट कॉस्ट मैंने दी नहीं है। उसके अलावा आ सकता है कि इस एसेट को अगर डिसमेंटल करना है, साइट को रिस्टोर करना है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन वो भी मैंने इस सवाल में दी नहीं है। तो एसेट में कितना रिकॉर्ड करूंगा? ध्यान दीजिएगा, आज पहले साल के ईयर 0 में हम डेबिट करेंगे एसेट किस नाम से? राइट ऑफ यूज एसेट। कितने पे? 27,26,500। क्रेडिट करेंगे लीज लायबिलिटी 13,26,500। ठीक है, और क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक, जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। एडवांस में हमने कितने पे किए हैं? 40। ठीक है, अच्छा, अब सब्सिक्वेंटली क्या किया जाएगा? राइट ऑफ यूज एसेट को अब आप अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये एसेट आपके बिजनेस यूज में है तो आप इसको IAS 16 में लेके जाएं। अगर आप ये एसेट, अगर ये प्रॉपर्टी होती और आगे आप किसी और को किराए पे देते थे तो आपको IAS 40 में लेके जा सकते थे। ठीक है, बहरहाल ये एक मशीन है जो कि हमने इस्तेमाल के लिए ली है, तो ये IAS 16 में जाएगी। IAS 16 में हम क्या करेंगे? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और 5वां साल। 5 साल के बाद अपना वास्ता खत्म। हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे एज राइट ऑफ यूज मशीन
और आपने मशीन को कैपिटलाइज कितने पे करना है? 27,26,500 पे। और नॉर्मली हम एसेट को क्या करते हैं? डेप्रिशिएट करते हैं। हम इसमें से माइनस करते चलेंगे accumulated depreciation. How would you calculate the debt? ओके, तो एसेट को हम डेप्रिशिएट कितने से करेंगे? 2726500 डिवाइडेड बाय 5 years, क्योंकि इसकी 5 साल के बाद हमें तो कोई वैल्यू नहीं मिलनी, हम एसेट को एज इट इज सरेंडर कर देंगे। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे करें तो 27,26,500 डिवाइडेड बाय जितना साल आप एसेट से बेनिफिट लेंगे, 5 years, हर साल कितना बनेगा? 5,45,300, 545,300। तो हम अक्यूमुलेटेड डेफिसिट में पहले साल रखेंगे, नेटबुक वैल्यू आ जाएगी 21,218। ठीक है। दूसरा साल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कितनी हो जाएगी? 10,90,600। और नेटबुक वैल्यू 165। ठीक है। बराबर इस तरीके से हम हर साल एसेट को डेप्रिशिएट करते जाएंगे। लेकिन जो लीज लायबिलिटी है उसको हम देखिए क्या करेंगे। जो लीज लायबिलिटी है उसको हम करेंगे अमोटाइज। अमोटाइज करने से मेरा क्या मकसद है, ध्यान देना। आज मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी है? 13,26,500। तो लीज लायबिलिटी है 13,26,500। इस पे मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो पहले साल 13,26,500 पे 1,32,650 रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा, जबकि मैं इसमें इंस्टॉलमेंट कितनी जमा कराऊंगा? पहली किस्त कितनी है? 3,50,000। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले साल जो मैं 3,50,000 रुपए जमा करवाऊंगा, ये पूरे के पूरे मेरी लायबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल का किराया है। ध्यान दीजिएगा, मैं 3.5 लाख रुपए हर साल दूंगा। कितने साल तक? मल्टीप्लाई करो 3.5 लाख मल्टीप्लाई 5, 17,50,000। तो मेरी जब लायबिलिटी 13,26,500 है तो मैं 17,50,000 किस खुशी में दे रहा हूं? इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला जो अमाउंट है 1,32,650 वो तो इंटरेस्ट है। बाकी मेरा सीआरपी कहलाएगा, कैपिटल रीपेमेंट। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। ठीक हो गया। मेरी लायबिलिटी कितने से कम होगी? 2,17,350 से। हालांकि दे रहा मैं 1,32,600, सॉरी, हालांकि मैं दे रहा 3.5 लाख हूं,
लेकिन पूरे के पूरे पैसे आपकी लायबिलिटी में से माइनस नहीं होंगे। तो हम इसमें एंट्री क्या करेंगे, डेबिट करेंगे लीज लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी कितने से खत्म हो रही है, 217,350 से। डेबिट करेंगे लायबिलिटी 217,350 से। डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस में फाइनेंस कॉस्ट। इस साल का इंटरेस्ट कितना है, 132,650। और क्रेडिट करेंगे, पैसे कितने दे रहे हैं, 350,000। अच्छा अब देखिएगा, पहले साल के आखिर में मेरी लायबिलिटी कितनी बचेगी, 13,26,500 में से हम 2,17,350 उड़ा देंगे, बाकी मेरी लायबिलिटी कितनी बचेगी। ध्यान दीजिएगा, मेरी लीज लायबिलिटी पहले साल के आखिर में होगी 11,09,150। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा अगले साल, लेकिन दूसरे साल में इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा। कितना बनेगा, 1,10,915। और दूसरे साल में भी मैं किस्त कितनी जमा करवाऊंगा, 3.5 लाख में से 1,10,915 का तो इंटरेस्ट होगा, बाकी सीआरपी की मद में कितने जाएंगे, नहीं, ये बनेंगे 2,09,085। कितना, हाँ मेक सेंस, 2,3। एक चीज ध्यान से देखेंगे, पहले साल के आखिर में मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी है, पहले साल के आखिर में जब मैं पहले 3.5 लाख रुपए दे चुका होऊंगा, मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी होगी, 11,09,150। इसमें से कितनी लायबिलिटी एक साल के अंदर अंदर क्लियर होनी है, मजीद में 3,39,085 रुपए आपको इसी साल के आखिर में दे दूंगा। हम क्या करेंगे, इस लायबिलिटी को एक रखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, एक रखते हैं करंट लायबिलिटी। मैं वापस बोल रहा हूं, आपके ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी है, 11,09,150 पहले साल के आखिर में, जिसमें से 3,39,085 मैं आपको इसी साल के आखिर में क्लियर कर दूंगा। बाकी मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी बचेगी, माइनस करना है, हाँ 1,09,150 माइनस 239,085 87,0065। ये देखो ध्यान देना, ये मेरी लायबिलिटी पहले साल के आखिर में है, जिसमें से इस साल के आखिर तक ये मैं आपको अमाउंट दे दूंगा और ये लायबिलिटी उससे भी आगे दूंगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे, नॉन करंट में दिखाएंगे 8,70,065 और करंट में दिखाएंगे 2,39,085। टोटल लायबिलिटी यही है, लेकिन ये 12 महीने के अंदर अंदर क्लियर होनी है, ये 12 महीने के बाद पार भी जाएगी। ठीक है, एक साल और आगे चलते हैं। अब लगेगा इस पे 10%, कितना, जबकि मैं आपको पैसे जमा करवाऊंगा कितने, 3.5 लाख में से 87,000 तो सूद है, बाकी कितना बनेगा,
262 994 वापस ध्यान देंगे। दूसरे साल के आखिर में मेरे पास टोटल लायबिलिटी ये है, जिसमें से ये लायबिलिटी तो एक साल के अंदर अंदर क्लियर होगी, उसके बाद मेरे को लायबिलिटी कितनी रह जाएगी? जीरो 7। अच्छा, दूसरे साल में मैं क्या दिखाऊंगा? नॉन करेंट लायबिलिटी दिखाऊंगा 6,07,071 और करंट एलिमेंट दिखाऊंगा 262 994। ये कर रहे हैं ना, लेकिन तोड़ के इन दोनों को टोटल करें कितना बनेगा? इन दोनों को टोटल करें कितना बनेगा? लेकिन करंट मतलब जो 12 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगी, नॉन करंट जो 12 महीने के पार भी जाएगी। तो मैं दिखा तो ही रहा हूं, लेकिन स्प्लिट करके पहले इस टेबल को मुकम्मल करते हैं। चौथे साल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 7,707। हम जमा करेंगे चौथी किस्त 3.5 लाख की। नहीं कम, सॉरी 289,293। अब मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? 6,07,000 में से 293 निकल जाएगा, 289,293 निकल जाएगा। लास्ट ईयर 317,778। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना? थ्री 177 राउंड अप हो जाएगा ना, 777 राउंड अप हो जाएगा। और मैं जमा करवाऊंगा अगर आप राउंड अप करें तो आपकी बाकी लायबिलिटी कितनी बचेगी? 22 रुपए की। इसमें से अगर ये पेमेंट करते हैं, इनफैक्ट 22 नहीं, हाँ एक 222, ये हमारा राउंड अप डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा। तीसरे साल के आखिर में मेरी लायबिलिटी ये है, इसमें से करंट एलिमेंट कितना है, नॉन करंट एलिमेंट कितना है, वो हम इस तरीके से तोड़ते जाएंगे। पहले साल आपने ये दिखाया, दूसरे साल ये दिखाया, तीसरे साल ये दिखाएंगे, जिसमें से 317,778 नॉन करंट में एंड 289,293 करंट में है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी लायबिलिटी 6,07,071 बनेगी। चौथा साल हमारी लायबिलिटी होगी टोटल कितनी? 317,778। लेकिन चौथे साल में हमारी तमाम लायबिलिटी करंट में ही आएगी, क्योंकि 5वें साल में वैसे ही हम जीरो होने वाले हैं। तो करंट आएगी 3 लाख, सॉरी नॉन करंट में आएगी 0 और ये आएगी 3,18,000। 5वें साल में हमारी लायबिलिटी 0। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, ये हमने केस डिस्कस किया जब हम रिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? लिखना चाहे तो लिख लो, फिर हम बाकी डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि हम अगर सेकेंडरी पीरियड तक रिन्यू करते हैं तो सिलसिला कुछ यूं बनेगा कि पहले से लेकर 5वें साल तक आपकी जो मिनिमम लीज पेमेंट्स है वो आपने कितना देना था? 3.5 लाख। हम पहले से लेकर 5वें साल तक देंगे 3.5 लाख और 6, 7 एंड 8 3 साल हम देंगे 4 लाख।
ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रेट कितना है? 10% है। तो 10% का आप एन्युटी फैक्टर निकालेंगे 5 साल का, जो कि हमने पहले ही निकाला होता, दैट वाज 3.79। यानी वो लायबिलिटी जो हम पहले रिकॉर्ड कर रहे थे वो तो अभी भी रिकॉर्ड होगी। कितनी लायबिलिटी आ रही थी? 13,26,500। अच्छा, उसके बाद हम 7th ईयर, सॉरी 6th ईयर, 7th ईयर एंड 8th ईयर, 3 साल तक 4 लाख 4 लाख 4 लाख देंगे। अब आप क्या करें? पहले आप 8 साल का एलईडी फैक्टर निकालें। 1 माइनस 1.1 पावर माइनस 8 होल डिवाइड बाय 0.1, 10% पे 8 साल का एलईडी फैक्टर। हम्म 5.334, ये हो गया पहले से लेकर 8वें साल का फैक्टर। इसमें से मैं पहले से लेकर 5वें साल का एलईडी फैक्टर माइनस कर दूं तो बाकी रह जाएगा 6वां 7वां 8वां, दैट इज 3.790, जो कि पहले 5 सालों का है। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करते 4 लाख से। सिक्स वन सेवन 600। अब मेरी लीज लायबिलिटी कितनी बनेगी इन दोनों को प्लस करके? कितना है? अब हम क्योंकि एसेट को 8 साल के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना कि 5 साल के लिए, तो पेमेंट भी 8 साल की करेंगे। और एसेट रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे हम डाउन पेमेंट। कितनी जमा कर चुके हैं? 40 लाख। तो एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 3,3,100। ये बनेगा हमारा कौन सा एसेट? राइट ऑफ यूजर। और इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे कितने सालों के ऊपर? अब 8 साल के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट आप 8 साल के लिए लेने जा रहे हैं। फोर वन जी 12.5, 4,18,012 रुपए 50 पैसे। अब हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे कितने पे? 3,344,100 पे, और हर साल इसको 4,18,000 से डेप्रिशिएट करते जाएंगे। और ये कहानी आप 8 साल तक जाएगी, 5 साल तक नहीं जाएगी। अच्छा, इस केस में हमने क्या किया? डेबिट किया राइट ऑफ यूज एसेट कितने से? 3,344,100। क्रेडिट करेंगे लीज लायबिलिटी बाय 1944,100 से, एंड क्रेडिट करेंगे कैश आउट बैंक जो हमने डाउन पेमेंट में दे दिया 40। सब्सिक्वेंटली एसेट को हर साल डेप्रिशिएट किया जाएगा द वे वी नॉर्मली डू, और लायबिलिटी को हम करेंगे अमोर्टाइज। अभी आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है? 1944,100। इस पर लगेगा इंटरेस्ट पहले साल 1,94,410, जबकि पहले साल आपने इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करवानी है? 3.5 लाख। इसमें सीआरपी कितना होगा? 1,555,90। और सीडी बैलेंस कितना रहेगा?
नहीं कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। 1944 100 में से 155 590 माइनस करेंगे हम। ओके नहीं, हाँ 1788 520। ठीक है। अच्छा ये हो गया पहला साल। दूसरे साल में आपकी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस रहेगा 17,88,510। इस पे लगेगा इंटरेस्ट कितना, 1,78,851 पे करेंगे। 3.5 लाख। सीआरबी कितनी बनेगी, 171149। ठीक है। और सीडी बैलेंस कितना रह जाएगा, नहीं हो सकता। 16173। ठीक है। एक काम करो, आपके पास साइंटिफिक नहीं है आपके पास कैलकुलेटर? ओके देखो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है 19440, इसको इक्वल प्रेस किया, मल्टीप्लाई बाय 1.1 10% हमारा इंटरेस्ट है, और उसमें से माइनस करेंगे 3.5 लाख। आप प्रेस करें इक्वल। पहले साल के बाद आपकी लायबिलिटी कितनी आ गई, 1788510, प्रेस करें इक्वल खाली। आपके पास लायबिलिटी आ गई 1617। ठीक है, कुछ नहीं करना, इक्वल प्रेस करो आप। हाँ तीसरी बात कितना है, 142907। ओके 097। फिर इक्वल प्रेस करें, 2220006। फिर इक्वल प्रेस करें, 994207। अब रुकिएगा, ये हमारी 3.5 लाख रुपए की किस्त है। अब हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.1 10% हो गया, माइनस अब किस्त कितनी है, 4 लाख। इक्वल प्रेस किया, कितना आ गया, 693 बोले 268। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 छठा साल, 7वां साल। फिर इक्वल प्रेस करें, 362991 लास्ट ईयर। इक्वल प्रेस करें, राउंड अप डिफरेंस है, हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अब के बाद ये कहानी 5 साल तक नहीं जाती, ये कहानी 8 साल तक जाएगी। लीज लायबिलिटी भी 8 तक होगी और एसेट भी 8 साल तक डेप्रिशिएट होगा। ठीक है। लास्ट सी, सी में क्या हम कर रहे हैं कि हम एसेट को परचेज कर लेंगे। अच्छा अब के बाद देखो हमारा सीन थोड़ा सा चेंज होगा। मैं अगर यहां कर लूं तो पहले से लेकर 5वें साल तक आपकी एमएलपी कितनी है, 3.5 लाख। और 5वें साल के आखिर में मैं एक ही बार कितने पैसे देने वाला हूं, 9.5 लाख। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, 995,000। लेकिन ये मैं सिर्फ 50 ईयर के एंड पे दूंगा, तो इससे हम लगेंगे फैक्टर 10% के। ये तो सेम आ गया 3.790 वाला, जिसकी वैल्यू आपने मुझे बताई थी 13,96,500। लेकिन यहां पर एन्युटी नहीं लगेगा, क्योंकि 9.95 आपने हर बार नहीं देने, सिर्फ एक बार देने हैं। तो 5वें साल का डिस्काउंट फैक्टर 10% का निकालेंगे तो आएगा 0.621, 1 डिवाइड बाय 1.1 और 5, 0.6209 यानी 621। इसको मल्टीप्लाई करें 995 से, 617, दोनों को प्लस करें,
तकरीबन तकरीबन उतना ही है, वो मेरी कैलकुलेशन चीज आती है, ठीक है। और इसमें हम प्लस करेंगे फिर 14 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट, तो हमारा एसेट कितने पे आ जाएगा, 33। ठीक है, इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे 8 साल के ऊपर, और इसको हम अमोटाइज करेंगे ऐसे 8 साल। हाँ, इतना बड़ा आएगा नहीं। ये मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 डेटा कर दिए समझने के लिए कि लीज टर्म कैसे चेंज हो सकता है, प्राइमरी पीरियड और सेकेंडरी पीरियड कैसे चेंज हो सकता है, या एसेट को खरीदा कैसे जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि मशीन से आप इतने कितने साल के इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, आप उससे हद तक बात करें। मशीन 8 साल की है, आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप 5 साल की बात करें, आप बाकी 3 सालों को छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि हम पूरी की पूरी मशीन रिकॉर्ड नहीं करें, हम एसेट क्या रिकॉर्ड करें, राइट ऑफ यूज मशीन के, मशीन को इस्तेमाल करने का हमें हमारे पास जितना अख्तियार है हम सिर्फ उतना रिकॉर्ड करें। ठीक है।